नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। ये बात सन 2002 की है। मेरा नाम मोहित है। तब मेरी उम्र 22 साल की थी। मैं अपने गांव बख्तियापुर उत्तर प्रदेश में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था। गांव कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वहां के लोग, आपसी मेलजोल, सुबह की चौपाल, खेतों की मेड़ पर बैठकर बीड़ी पीते बुजुर्ग और बच्चों की भाग दौड़। हर एक चीज में एक अपनापन था, एक ठहराव था। हमारा गांव ज्यादातर खेती पर ही निर्भर था। चारों ओर दूर दूर तक फैले गेहूं और गन्ने के खेत, आम और महुए के बाग, गलियों में खेलते बच्चे, कुएं पर पानी भरती औरतें, और वो सांझ के वक्त गाय भैंसों की घंटियों की टनटनाहट। सब कुछ एक फिल्म जैसा लगता था। गांव के एक छोर पर एक पुरानी नहर बहती थी, जिसके किनारे अक्सर हम लोग बैठकर बातें करते, पैर पानी में डालकर गर्मियों की लू से राहत पाते थे। लेकिन इस शांत माहौल के बीच गांव के कोने में एक ऐसा घर था जो किसी रहस्य से कम नहीं था। एक टूटा फूटा पुराना मकान, जिसके आधे हिस्से की दीवारें झुकी हुई थी और छत मानो बस गिरने की कगार पर थी। उस घर के दरवाजे कभी खुले नहीं देखे गए और खिड़कियों में हमेशा धूल जमी रहती। बच्चों को उस तरफ जाने के लिए सख्त मना किया जाता था और बड़े बूढ़े वहां से गुजरते वक्त कुछ बड़बड़ाते हुए सिर झुका लिया करते थे। लेकिन हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, उस घर में कुछ है। पर वो कुछ क्या था, किसी को नहीं पता। वो घर कई सालों से यूं ही खाली पड़ा था। कहते हैं कि कभी वहां रामचरण काका अपने परिवार के साथ रहा करते थे। बहुत ही सीधे सादी, अपने काम से काम रखने वाले इंसान थे वो। हल्की सी झुकी हुई कमर, माथे पर सफेद अंगोछा और चेहरे पर एक ठहराव। गांव में हर कोई उन्हें इज्जत दिया करता था। उनकी पत्नी भी शांत स्वभाव की थी, पूजा पाठ में लगी रहने वाली। और उनका एक बेटा भी था, 10-11 साल का। लेकिन ये सुकून भरा घराना एक दिन ऐसे टूटा कि फिर कभी दोबारा नहीं जुड़ सका। वो रात हमारे गांव के लिए आज भी एक रहस्य बनी हुई है। लोग बताते हैं कि अमावस की वो रात बाकी रातों से कुछ अलग थी। कुत्ते बार बार बिना कारण भौंक रहे थे और गांव के बीच से जो पगडंडी रामचरण काका के घर की ओर जाती थी, वहां कुछ अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। आधी रात के करीब अचानक लोगों को एक औरत की भयानक चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी तेज थी कि कई घरों के दीवारों में लगे लट्टू तक हिल गए थे। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकले और जब सुबह हुई तो खबर फैल चुकी थी कि रामचरण काका की पत्नी का शव उनके कमरे में मिला। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, उस शव पर ना कोई चोट का निशान था, ना ही कोई खरोच, ना ही जहर का असर। बस आंखें खुली थी, जैसे किसी डर को देखते देखते जम गई हो, और चेहरा एकदम शांत, जैसे नींद में ही कुछ ऐसा देखा हो जो उन्हें भीतर तक तोड़ गया हो। लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई बोला चुड़ैल का साया है, कोई बोला उस घर पर कोई बुरी आत्मा घुस आई है। और ये बातें तब और मजबूत हो गई जब कुछ ही दिनों बाद रामचरण काका का बेटा कुएं में मरा हुआ पाया गया। वो कुआं जो गांव के बाहर खेतों की मेड़ पर था, उस घर के एकदम नजदीक में। रामचरण काका ने जैसे अपना सब कुछ एक झटके में खो दिया था। कुछ दिनों तक वो चुपचाप उस वीरान घर में पड़े रहे, किसी से ठीक ठाक से बात भी नहीं करते थे। और फिर एक सुबह बिना किसी को बताए वो गांव छोड़कर कहीं चले गए। किसी ने उन्हें जाते नहीं देखा और ना ही कभी उनके लौटने की कोई खबर आई। वो घर जो कभी शाम के वक्त दिए की रोशनी में नहाया करता था, वो अब एक खामोश डर की तरह गांव के एक कोने में पड़ा था। उसकी हालत धीरे धीरे और बिगड़ती गई। छत जगह जगह से गिर चुकी थी, बरसात में पानी अंदर टपकता था, दीवारों से प्लास्टर उखड़ कर नीचे झड़ गई थी, खिड़कियों की तरफ सलाखें जंग से लाल हो गई थी, और उसके पीछे हमेशा एक गहरा अंधेरा दिखता था, जैसे अंदर से कोई तुम्हें देख रहा हो लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते। दिन में भी उस घर के आसपास अजीब सी ठंडक महसूस होती। शाम ढलते ही वहां का माहौल अजीब सा भारी हो जाता, जैसे कोई अदृश्य परछाई वहां अपना डेरा जमाए बैठी हो। कुछ ही महीने बीते थे और गांव में अजीब अजीब बातें होने लगी, जिसका कोई सिर पैर नहीं था, या शायद हम मानना ही नहीं चाहते थे। शुरुआत गांव के बच्चों से हुई। एक शाम
जब गांव की पगडंडी से कुछ लड़के गुल्ली डंडा खेलकर लौट रहे थे तो उनमें से एक छोटू हाँफते हुए बोला, हाँ, मैंने देखा, सच में छत पर कोई बैठा था, कोई औरत। बाकी बच्चे पहले तो हंसे, कुछ ने डराया भी, लेकिन छोटू की आंखों में जो डर था वो छूटा नहीं लग रहा था। उसके पीछे पीछे अगले कुछ दिनों में 2-3 और बच्चों ने वही बात दोहराई। गांव के बड़े बुजुर्ग लोग पहले तो इसे बच्चों की शरारत और मनगढ़ंत कहानी मानते रहे। आखिरकार गांव के बच्चे कहानियों में भूत प्रेत चुड़ैल जोड़ने में उस्ताद होते हैं। लेकिन फिर जो हुआ उसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। अमावस की एक रात ठाकुर साहब, जो 65 साल के बुजुर्ग थे और जिंदगी भर तंत्र मंत्र भूत प्रेत में यकीन नहीं करते थे, उन्होंने गांव की चौपाल पर आकर कहा, आज रात कुछ अजीब हुआ। मैंने अपने घर के पीछे वाले आंगन में बैठा था, चारों ओर घना अंधेरा था, और तभी मुझे किसी औरत की आवाज सुनाई दी, बड़ी धीमी, मीठे सुरों में, गुनगुनाहट। वो घर से आ रही थी, उसी टूटे हुए घर से। ऐसा सुनते ही चौपाल पर एकदम सन्नाटा छा गया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पास बैठे राम सनेही बाबा बोले, हमने भी सुना था। आवाज के साथ पायल की झनकार भी थी, जैसे कोई छत पर टहल रहा हो। अब ये कोई बच्चों की कहानी नहीं थी, ये वो बुजुर्ग कह रहे थे जिन्होंने जिंदगी का हर उतार चढ़ाव देखा था। डर अब धीरे धीरे लोगों की हड्डियों में उतरने लगा था। हर अमावस की रात जैसे गांव पर एक अदृश्य पर्दा उतर जाता था। उस रात लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते, दीपक बुझा देते। हर कोई उस दिशा में देखने से भी कतराता जहां वो टूटा हुआ घर था। और जैसे जैसे रात पड़ती, एक बेहद रहस्यमयी घटना हर बार दोहराती जाती। गांव के लोग बताते थे कि ठीक रात के 12 बजे उस वीरान घर से पहले एक धीमी सी पायल की छन छन सुनाई देती है। फिर वो आवाज घर के आंगन से छत की ओर जाती, जैसे कोई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा हो। और उसके बाद गुनगुनाने की वो आवाज, ना जोर से ना धीमे से, बस इतनी कि कोई ध्यान दे तो साफ साफ सुन सके। और फिर सबसे रहस्यमयी चीज होती थी उस पूरे माहौल में फैलने वाली मीठी बेहद सुगंधित खुशबू। ऐसा लगता जैसे किसी ने रात रानी और गुलाब का इत्र एक साथ हवा में खोल दिया हो। वो खुशबू इतनी गहरी होती थी कि लोग कहते, हमने किसी औरत को नहीं देखा, पर वो खुशबू जैसे बता रही हो कि वहां कोई जरूर है। ये सब कुछ गांव में हर अमावस की रात दोहराया जाता, हर बार ठीक वैसे ही। और हर बार गांव में खामोशी और खौफ गहरा होता जाता। सच कहूं तो उन दिनों में इन सब बातों को सिर्फ एक वहम समझता था। गांव वाले भी अक्सर कई बार छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर बताने लगते हैं। कोई छाया देख ली, कोई अजीब आवाज सुन ली, तो उसे भूत प्रेत की मनगढ़ंत कहानी बना दिया। मुझे लगता था कि इस डर ने गांव की सोच पर पर्दा डाल दिया है। मैं था पढ़ा लिखा लड़का, थोड़ा अलग सोचने वाला। इन अंधविश्वासों में विश्वास नहीं रखता था मैं। लेकिन मेरे उस तर्क और साहस की चादर तब फट गई जब वो चीज मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। वो रात आज भी मेरे जहन में वैसे ही जिंदा है। जरा सा याद आता है और पूरा जिस्म सिहर उठता है। अमावस से 2 दिन पहले की ये बात है। मैं अपने 2 सबसे पक्के दोस्तों नसीर और भोलू से कहा, तुम दोनों मर्द हो या बातों के शेर? अगर सच में दम है तो इस अमावस की रात चलो उस घर के पीछे वाली मेड़ पर, देखते हैं क्या सच है और क्या झूठ। नसीर थोड़ा डरपोक किस्म का लड़का था, लेकिन मेरी बात को झुठलाने के लिए राजी हो गया। भोलू तो वैसे भी किसी को चुनौती देने से पीछे नहीं हटता था। फिर हम तीनों ने कसम खाई कि इस बार गांव की इस बेमतलब की अफवाह को जड़ से खत्म कर देंगे। फिर आई वो अमावस की रात। दिन ढलते ही एक अजीब सा सन्नाटा गांव में फैल गया था। शाम के बाद गांव की गलियों में इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे। हर दरवाजा बंद, हर चौखट पर खामोशी। लोगों ने अपने घर के दीपक तक बुझा दिए थे, जैसे किसी आक्रोशित डर का कर्फ्यू लग गया हो। हम तीनों, मैं, नसीर और भोलू, अपने घरों से निकलते वक्त छुपते छुपाते पुराने कुएं के पास मिले। हम सब ने काले कपड़े पहने थे ताकि अंधेरे में हम किसी को नजर ना आए। कोई टॉर्च नहीं ली, बस एक माचिस की डिब्बी और छोटी सी ढिबरी। रात के तकरीबन 10:30 बज रहे थे
जब हम गांव के पश्चिमी कोने की ओर निकल पड़े, वहीं जहां वो बदनाम टूटा फूटा घर था। हम तीनों पगडंडी से होते हुए खेतों के बीच बनी मेड़ पर पहुंचे और उस घर के ठीक पीछे वाले खेत की ऊंची मेड़ पर बैठ गए। हमारी पोजीशन ऐसी थी कि घर का पिछला हिस्सा साफ साफ दिखता था। छत, आंगन और टूटी हुई खिड़की, चारों ओर घना अंधेरा फैला था। कहीं कोई चहलकदमी नहीं, न दूर किसी कुत्ते की आवाज, न किसी पत्ते की सरसराहट। हवा बिल्कुल थमी हुई थी, जैसे वक्त रुक गया हो। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और उन तारों की रोशनी में उस वीरान घर का ढांचा और भी भयानक लग रहा था। हम चुपचाप सांस रोके नीचे निगाहें गड़ाए बैठे रहे। दिल की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज हो रही थी। नसीर बार बार अपने होठ काट रहा था। भोले की आंखें पतराई सी थी और मैं खुद को साहसी दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल के अंदर कुछ बहुत ठंडा सा महसूस हो रहा था। करीब 11 बजे के आसपास रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। खेत के उस ऊंचे मेड़ पर बैठकर हमारी गर्दनें पकड़ने लगी थी, लेकिन हम हिल नहीं रहे थे, जैसे खुद को मिट्टी में गाड़ दिया हो। आसमान बिल्कुल साफ था, मगर चांद नहीं था। अमावस की रात थी, इसलिए बस तारे थे और उनका हल्का ठंडा उजाला जो कहीं कहीं जमीन पर बिखरा हुआ सा महसूस होता था। और तभी करीब 11 बजे के आसपास हवा में एक धीमी पायल की आवाज गूंजने लगी। शुरुआत में वो आवाज इतनी मध्यम थी कि लगा कोई भ्रम है, मगर अगले कुछ सेकंड में जैसे वो आवाज और गहरा गई और पायल की वो छनछनाहट अब बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी थी। ऐसे जैसे कोई नंगे पांव सीढ़ियों पर चल रहा हो या टूटे फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। हम तीनों चौंक पड़े, सांसें खुद ब खुद थम गई। कानों में जैसे बाकी सारी आवाजें बंद हो गई, सिर्फ वो पायल बची थी। और फिर एक मीठी आवाज, बहुत धीमी, बहुत नर्म, जैसे कोई औरत या लड़की कुछ गुनगुना रही हो। उसके कहे गए बोल समझ नहीं आ रहे थे, पर उस धुन में एक उदासी थी, एक ऐसा दर्द जो सीधा दिल के बीचों बीच उतरता चला जा रहा था। हम तीनों जैसे किसी अदृश्य ताकत से एक दूसरे के और करीब सरक आए। भोलू ने मेरी शर्ट कसकर पकड़ ली और नसीर की आंखें कुछ ज्यादा ही चमकने लगी थी, डर से, पसीने से, या शायद उस अनकहे खौफ से जो एक इंसान को जड़ कर देता है। मैंने बहुत धीरे से गर्दन ऊपर उठाई। जिस घर की ओर अब तक उस घूरते जा रहे थे, अब उसे सचमुच देखने की हिम्मत की। वो छत जो आधी से ज्यादा गिर चुकी थी, उसी टूटे हुए हिस्से पर कुछ चल रहा था। कोई हल्की सी परछाई हमारी सांसें हलक में अटक गई। वो परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन वो चाल, उसमें कुछ अलग था। मानव शरीर की वो सामान्य चाल नहीं जिसमें वजन और गति का संतुलन होता है। ये कुछ और था, बहती हुई, जैसे कोई साया किसी पतंग की तरह हवा में डोलता हुआ। हम थोड़े और पास खिसक गए, घुटनों के बल आकर जमीन पर झुक गए ताकि साफ साफ देख सके। और फिर हमने देखा, हमारे सामने जो नजारा था वो किसी बुरे सपने जैसा था, मगर अफसोस ये सपना नहीं था, वो हकीकत थी। ठंडी कपकपाती हड्डियों में उतर जाने वाली हकीकत। वो औरत छत पर धीरे धीरे टहल रही थी। उसकी चाल में कोई अजीब हरकत नहीं थी, ना ही वो लंगड़ा रही थी, ना ही तैरती सी दिख रही थी, बल्कि उसके कदम बेहद संतुलित, शांत थे। उसने साड़ी पहन रखी थी शायद, या वो साड़ी हवा में हल्के हल्के लहर रही थी। उसके बाल बहुत लंबे थे, घुटने तक आ रहे थे, पूरी तरह खुले हुए। धूप अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी काया, उसका हाव भाव, उसमें कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लग रहा था। वो किसी जीवित औरत जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, और ना ही पूरी तरह भूत जैसी। वो कुछ थी, पता नहीं क्या चीज थी वो आखिर। और उसकी चाल, हर कदम के साथ जो पायल की आवाज आ रही थी, वो किसी मंदिर के घंटे जैसी पवित्र नहीं थी, बल्कि कुछ अनजाना डर उसमें छिपा था। हम तीनों वहीं चुपचाप सांस रोके, जैसे अपने ही शरीर के भीतर छिप गए थे। अब उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि लगता था कि आसपास की हवा में भी उसका असर समा गया है। हवा पहले जैसी नहीं थी, वो भारी हो चुकी थी। और तभी वो खुशबू,
हवा में एकदम अचानक रात रानी की महक खुल गई, मगर ये किसी आम फूल की खुशबू नहीं थी। इसमें केवड़े की मिठास और गुलाब की नमी की मिली हुई थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने इत्र की शीशी हवा में फोड़ दी हो। हमारी आंखें फटी रह गई। नसीर के होंठ अब सूख चुके थे। भोलू के माथे पर पसीना आ गया था। हालांकि रात की ठंड से हमारे हाथ सुन्न हो रहे थे। हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे। शब्द जैसे गले में फंस गए थे। हर चीज बस रुकी हुई थी। हम भी, वो औरत भी, और जैसे पूरी दुनिया भी। वो औरत अब भी टहल रही थी। हर बार जब वो छत के उस कोने तक पहुंचती जहां दीवार टूटी हुई थी, तो उसका साया नीचे खेतों तक पड़ता और लगता जैसे वो हमारे पास चली आ रही हो। हमने अब तक डर सिर्फ सुना था, अब उसे जी रहे थे। नसीर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो वहीं जमीन पर बैठ गया। भोलू चुपके से बुदबुदाया, चल भाग चलते हैं, ये कुछ और ही है। फिर हम फौरन वहां बिना कोई आवाज किए जैसे तैसे गांव की ओर दौड़ पड़े। उस रात में शायद ही सो पाया। हम सबका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग में बार बार उसी छत की तस्वीर घूम रही थी। अगले दिन हमने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि हम ही नहीं बल्कि गांव के कई लोग उस औरत को अब तक देख चुके हैं या उसकी आवाज सुन चुके हैं। किसी ने डर के मारे घर छोड़ दिया तो किसी ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। पर गांव के बुजुर्गों ने साफ कहा, उसे कोई छेड़ना मत, जो वहां है उसे वहां ही रहने दो। अगर हमने टांग अड़ाई तो पूरा खाओ भुगतेगा। और यही सोचकर हम उस घर को वैसा ही छोड़ दिया गया, टूटा बिखरा। यह घटना यूं ही 5 साल तक चलती रही। हर अमावस की रात वो घर जिंदा हो उठता। गांव में डर का साया हमेशा मंडराता रहता। बच्चों को शाम से पहले घर बुला लिया जाता और हर किसी को इस इलाके से गुजरना तक मना था। पर 2007 में एक दिन सब कुछ अचानक शांत हो गया। ना कोई पायल, ना कोई गुनगुनाहट, ना कोई खुशबू और ना ही कोई औरत। सब कुछ एकदम खत्म। गांव वाले हैरान थे, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की क्यों और कैसे। डर अब भी बाकी था और शायद यही डर गांव की शांति की वजह बना। आज भी वो घर वैसे ही खड़ा है, टूटी छत, झाड़ियां और जंग खाई खिड़कियां। कोई उसे देखता तक नहीं, कोई उनके पास तक नहीं जाता। और गांव के लोग कहते हैं, जो चला गया उसे बुलाओ मत, अगर वो वापस आया तो हम संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।